हम लोग बात कर रहे थे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो भारत का राष्ट्रपति होगा तो होगा कैसे, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये कहा गया, इसका आवश्यक संबंध भारत के गणतंत्र हो जाने से, क्योंकि भारत गणतंत्र है ही इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, दो सिंबल ऑफ नेशन है, और सिंबल ऑफ नेशन होने के कारण से भारत गणतंत्र हुआ है, इस वजह से कि वो सिंबल ऑफ नेशन बने तो हैं, लेकिन उनका चुनाव ये किया गया है, और चुनाव अगर नहीं है तो सिंबल ऑफ नेशन होते हुए भी भारत गणतंत्र नहीं राजतंत्र होगा। गणतंत्र और राजतंत्र के बीच फर्क ही यही है। गणतंत्र का अर्थ हुआ कि जो सिंबल ऑफ नेशन है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, वो चुनकर आएगा, और राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में एक विशेष वंश का प्रतिनिधि ये देश पर शासन करने या राष्ट्र का प्रमुख बनने के योग्य मान लिया जाता है जन्म से। अब देखिए, बातों को बोलकर यह कहा जा सकता है कि ऐसा है, और बातों को बिना बोले भी यह कहा जा सकता है ऐसा है। इतने वंशवाद ये राजतंत्र के समतुल्य है। बस वंशवाद है, आप कहीं तो नहीं रहे कि राजतंत्र है, भाई आप सिर्फ कहीं तो नहीं रहे, बाकी है तो राजतंत्र। एक विशेष खानदान में जन्म लिए, बस शासन करने की योग्यता इनमें है ये मान लिया जाए, तो ये बात ठीक तो नहीं है। तो वंशवाद इसीलिए बहुत खराब बात मानी जाती है, और हमारे देश में तो हाल ही बुरा है। हमारे देश में जुडिशरी देखो तो सिर्फ 500 खानदानों में सिमट कर रह गई है। वही जज पैदा होते हैं, बाकी दुनिया बौद्धिक और न्यायिक क्षमता से हीन है, ये मानकर चला जाता है। आप देश के किसी हिस्से में पैदा हुए, आप शापित हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहां तो बिल्कुल तय है कि कौन आएगा। दादाजी भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और ये भी हो गए। उसी खानदान में पैदा हो रहे हैं सारे जज, और यही स्थिति पॉलिटिकल पार्टीज की है। अध्यक्ष जी के घर ही में पैदा हो रहा है, बाकी अध्यक्ष कहीं नहीं पैदा होता है, उन्हीं के घर में पैदा होता है। और अगर किसी को अध्यक्ष बनाया भी है तो प्रॉक्सी अध्यक्ष है, प्रॉक्सी है, वो अध्यक्ष ही नहीं। जैसे इस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष हैं, ही इज ए प्रॉक्सी, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। होगा वही जो 3 लोग चाहेंगे, और 3 लोग जो चाहेंगे वही होगा, इसलिए क्योंकि वो विशेष खानदान के हैं। इसके अलावा कोई कुछ चाहे, होगा कुछ भी नहीं। तो वंशवाद यही नहीं है कि मुंह से बोला जाए, वंशवाद यूं भी हो सकता है, और जहां वंशवाद है वहां राजतंत्र ही है, और गणतंत्र इसका मतलब ही यह है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है वो चुनकर आया है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वह चुनकर आएगा। कौन चुनेगा, यह सवाल पैदा होता है। निर्वाचन की रीति क्या होगी, जिसे आप राष्ट्रपति निर्वाचित करेंगे, उसमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उसमें कौन सी निर्योग्यताएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बातें हैं ना, दोनों बातें तय की जाती। जब कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण पोस्ट को होल्ड करना शुरू करता है तो दोनों बातें बताई जाती हैं कि यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। आदमी कई बार बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें एक गड़बड़ सिर्फ ऐसी होती है जिसके कारण से उसकी सारी अच्छाइयां ये खूंटी पर टांग देने लायक हो जाती हैं। और हम कम से कम महात्मा गांधी को ऐसा ही मानते हैं कि कितनी भी अच्छाइयां होंगी, लेकिन देश विभाजन स्वीकार करके उन्होंने वो गलती की है जिसके बाद उन्हें कम से कम हम अच्छा आदमी नहीं कह सकते। वो उस हैसियत में थे उस समय,
कि आप रोक सकते थे, और नहीं रोक सकते थे तो आत्महत्या कर लेते। भाई आपने स्वीकार कैसे कर लिया? आप कौन होते स्वीकार करने वाले? आपके पिताजी ने जीता था ये सारा देश, जो आपने स्वीकार कर लिया? आप कौन होते थे भाई? कोई रेफरेंडम हुआ था, कोई चुनाव हुआ था, और फिर उत्तरदायी तो वही माना जाएगा। भाई उत्तरदायी कौन माना जाएगा इस स्थिति का? जो उस समय लीडरशिप कर रहा होगा देश की। आज अगर कुछ होगा, उत्तरदायी कौन माना जाएगा? नरेंद्र मोदी। आप लीडर हैं देश के, तो उस समय अगर कुछ होगा तो मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू हो जाएगा। स्वतंत्रता तुमने दिलाई, देश विभाजन हमने करा दिया। भाई स्वतंत्रता तुमने दिलाई तो देश विभाजन किसने कराया? वो भी तुमने कराया। जो लीडर है उसी पर तो बात रखी जाएगी। तो एक कमी व्यक्ति में ऐसी हो सकती है जिसके कारण वो पोस्ट को होल्ड करने के अयोग्य हो जाए। इसलिए महत्वपूर्ण पोस्टों के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं ये निर्धारित करता है कि दीज एलिजिबिलिटीज, ये योग्यताएं व्यक्ति में होनी चाहिए और ये निर्योग्यताएं नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो है तो फिर बात खत्म हो गई। फिर वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हम उसे देश के भीतर उस महत्वपूर्ण पोस्ट पर पहुंचने नहीं देंगे। फिर अगली बात पैदा होती कि कितने बार वो उस पोस्ट को होल्ड कर सकता है और कितने समय तक होल्ड कर सकता है। ये सारी बातें तय करनी पड़ेंगी। तो ये सारी बातें धीमे धीमे तय हो रही हैं। 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 कहता है कि भारत का जो भी राष्ट्रपति होगा उसी में देश की सारी कार्यपालिकी शक्ति ये निहित होगी। और जब सारी कार्यपालिकी शक्ति उसी में निहित होगी तो वो स्वयं उस सब का उपयोग कर सके, ये संभव भी नहीं होगा, क्योंकि सारे तो काम तुम अपने घर के नहीं कर पाते। तो वो पूरे देश का कार्यपालिकी प्रशासन स्वयं कैसे चला सकेगा? इसलिए यह लिखा गया कि देश की समस्त कार्यपालिकी शक्ति उसमें निहित होगी, किंतु वह उस कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग या तो स्वयं और या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। और चूंकि वो राष्ट्र प्रमुख है तो देश में जो कोई भी है वो सब उसके अधीनस्थ है। यानी कार्यपालिकी प्रशासन में लगे हुए जितने भी लोग हैं, क्योंकि बात कार्यपालिकी शक्ति उसमें निहित हुई ना, तो कार्यपालिकी प्रशासन में लगे हुए जितने लोग हैं सब उसके अधीनस्थ हैं। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देश की समस्त कार्यपालिकी शक्ति उसमें निहित होगी, और वह उसका उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जब वो इतनी बड़ी पोस्ट को होल्ड कर रहा है तो उससे यह अपेक्षित है कि सिचुएशन के मुताबिक वो ये निर्णय ले सकेगा कि किस सिचुएशन में उसे स्वयं काम करना चाहिए और किस सिचुएशन में उसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से काम करना चाहिए। इसके लिए कुछ लिखकर बताना उसकी गरिमा के, उसकी डिग्निटी के विरुद्ध होगा। ये ठीक नहीं है कि जिसे हम इतना बड़ा आदमी कहें उसे फिर यह भी बताएं कि इस सिचुएशन में आप अपने आप काम करो और इस सिचुएशन में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से काम करो। ये तो बच्चों को बताया जाता है। आप भी घर से बाहर जब तक छोटे रहकर जाते हैं तब तक घर वाले ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे जाना, और जब आप बड़े हो जाते हैं फिर आपको कोई सिर्फ इतना बताया जाता वहां जाना है, वहां जाने के साधनों का चुनाव, वहां किस प्रकार जाना चाहिए, वहां किन किन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, सबका निर्णय लेने का हक आप ही को दे दिया जाता है। फिर घर वाले कुछ नहीं बताते। तो अगर ये आपके साथ हो सकता है तो वो तो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ तो हो गई होगा। तो इसलिए ये बात उन्हीं पर छोड़ दी गई है, और वो स्वयं ये बताने नहीं आते कि सिचुएशन को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि इस काम को हम स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। लेकिन जब वो काम करते हैं और कोई ये कहता है
कि उन्हें इस सिचुएशन में खुद काम करना चाहिए था और उन्होंने खुद काम न करके गलती की है, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से काम नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था, जो भी सिचुएशन है, तो उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट यह बताता है कि नो, ये सिचुएशन ऐसी ही थी जिसमें राष्ट्रपति को इसी प्रकार से काम करना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ व्याख्या करता है चीजों की। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए था, यह है उसकी भूमिका। उसके शब्द देश का शासन नहीं चलाते, देश का शासन संविधान के मुताबिक चलता है और सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि संविधान क्या है। आपको सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के बारे में बड़ी गलतफहमी रहती है। तो राष्ट्रपति स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे, और किस सिचुएशन में उन्हें किस प्रकार काम करना चाहिए इसके संबंध में कोई दिशा निर्देश न तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, न देना उचित समझा गया है। ये राष्ट्रपति सिचुएशन के मुताबिक तय करते हैं कि उन्हें किन सिचुएशन में किस प्रकार काम करना चाहिए, और बेहद कम सिचुएशन ऐसी पहचानी गई हैं जिसमें राष्ट्रपति से स्वयं काम करना अपेक्षित किया गया है। अदरवाइज उन्हें हमेशा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से काम करने के लिए, ठीक है, सक्षम व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी ये माना गया है। हमेशा वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से काम करते हैं। केवल 2 या 3 काम हैं जिनमें वो स्वयं निर्णय लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसे लोकसभा को डिसॉल्व करना, वो भी उन दशाओं में जब किसी भी दल के पास बहुमत ना हो, जब किसी भी दल के पास बहुमत ना हो, यानी जो माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री है वो उन्हें सलाह दे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो वो चूंकि माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री है इसलिए उस मंत्रिमंडल की सलाह उन्हें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, ये स्वयं उन पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर वे ये देखेंगे कि लोकसभा में क्या कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकता है और लोकसभा का जीवन बच सकता है। यदि कोई नहीं है तब वो स्वयं निर्णय लेंगे। इस सिचुएशन में वो स्वयं निर्णय लेने को इंपावर्ड है। नया प्रधानमंत्री इसे नियुक्त करना, यहां वो स्वयं निर्णय लेने के लिए अपेक्षित किए गए, लेकिन सामान्य तौर पर वे अपने अधीनस्थ अधिकारी अर्थात मंत्रिमंडल इसी के माध्यम से स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो और सेनाओं का सर्वोच्च कमांड ये भी उनमें है, लेकिन सेनाओं के सर्वोच्च कमांड की स्थिति में भी वही दशा है कि विधि द्वारा ये विनियमित होगा। ठीक है, कानून जैसा कहेगा उसके मुताबिक सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के नाते वे अपनी स्थिति का उपयोग करेंगे, और संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी में भी कार्यपालिकीय कृत्यों को करने की जो क्षमता और अधिकार है वो निहित कर सकती है। ऐसा आपने देखा था 53 और 54 क्या कह रहा था, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, उसका इलेक्टोरल कॉलेज, उसके निर्वाचक गणों में कौन कौन शामिल होगा, तो उसके निर्वाचक गणों में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य नहीं। क्यों? क्योंकि विधान परिषदें पूरे देश में सिर्फ 6 राज्यों में है, इसके अलावा कहीं भी विधान परिषद है नहीं। उन 6 राज्यों में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और 1-2 और होंगी वहां, क्योंकि ये जीएस का सवाल है, हमें जीएस से ज्यादा मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो केवल कुछ राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और निर्वाचित क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ये गणतांत्रिक पद्धति से चुनकर आना है,
और राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य मतदान करेगा क्यों उनके लिए? ताकि राष्ट्रपति के चुनाव का जो आधार है वो वाकई राष्ट्रीय बन सके। अगर खाली संसद के निर्वाचित सदस्य ये चुनाव करेंगे राष्ट्रपति का, तो एक ही दल का राष्ट्रपति होने की संभावना ये बढ़ेगी। क्यों? लोकसभा में तो जिसका बहुमत होगा वही सरकार में होगा, उसके अलावा सरकार में कोई हो ही नहीं सकता। और अगर सत्तारूढ़ दल ये राष्ट्रपति निर्वाचित कराना चाहे तो उसे राज्यों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि समस्त राज्यों में उसी की सरकारें हों ये थोड़ा कठिन है। असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। तो विभिन्न मत रखने वाले लोगों की सहमति राष्ट्रपति के चुनाव में प्राप्त की जाए, ऐसी आवश्यकता बने, इसके लिए फ्रेमर्स ने रखा कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वे भी राष्ट्रपति के चुनाव के जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा इसके मेंबर होंगे। अब आर्टिकल 55 इसकी बात करनी पड़ेगी। 55 वो क्या कह रहा है? वो मत का मूल्य बता रहा है। आप देखेंगे, कहता राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्योंकि प्रक्रिया आप नहीं बनाएंगे किसी भी काम को करने की तो काम ठीक ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, हम जब एलएलबी करते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी। 54 और 55 इसमें अंतर नहीं कर पाते थे, 56 और 61 इसमें अंतर नहीं कर पाते थे, क्योंकि 56 में कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकेगा और 61 कहता है महाभियोग लाने की रीति क्या होगी। 54 कहता था दीज आर द पर्सन्स हु विल बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, और 55 कहता था प्रोसीजर। ठीक है, किसके लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अब समझ में नहीं आता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 54 एंड 55 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 56 एंड 61, क्योंकि उस समय दिमाग वहां तक नहीं जाता था। अब समझ में आता है 56 तो सिर्फ शक्ति देता है कि राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकेगा। महाभियोग आएगा कैसे, कैसे कैसे चलेगा वो, इसकी प्रक्रिया ये 61 में है। और मार्जिनल नोट भी वही है, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया ये उन बातों को अपने में समाहित करती है जिनको किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए। यथार्थ में जब आप काम करोगे तो किस ढंग से काम करो, इसके संबंध में जो बातें निर्धारित की जाती हैं वही प्रक्रिया कहलाती है। और वाकई अगर प्रक्रिया ना हो तो अधिकार का कोई मतलब ही नहीं हो सकता। आपको भगवान प्राप्त करने का अधिकार है किंतु पूजा का अधिकार नहीं है, तो प्राप्त क्या खाक होगा? भाई प्राप्त क्या होगा? खाक होगा। भाई ये कहा कि पूजा का अधिकार है, वो सॉरी भगवान प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का हक है, लेकिन पूजा का अधिकार नहीं है, तो फिर कैसे प्राप्त होगा? तो अधिकार वास्तव में मिले इसके लिए तो प्रक्रिया जरूरी है। जब तक प्रक्रिया नहीं तब तक अधिकार इसका एंजॉयमेंट होता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रक्रिया ही है जो रूल ऑफ लॉ को संभव बनाती है, युक्ति के शासन को संभव बनाती है। प्रोसीजर छोटी चीज नहीं है और वो देनी होगी। तो 54 इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा है और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ये बता रहा है। तो सबसे पहले क्या, प्रत्येक निर्वाचक को, यदि 54 के जो निर्वाचक गण हैं उनमें प्रत्येक निर्वाचक को एक वोट देने का हक होगा। सबसे पहली बात तो यही है, अनेक वोट देने का हक नहीं होगा। हाँ, एक वोट में वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर हम इन्हें वोट कर रहे हैं, दूसरे पर अगर ये किसी कारणों से आवश्यक मत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरे नंबर पर मेरा वोट इनके लिए। ठीक है, इस ढंग से वो एक वोट में प्रेफरेंस तय कर सकते हैं। ये हो सकता है।
दूसरा, एक निर्वाचक, इसके मत का मूल्य क्या माना जाए, यह एक सवाल है। ठीक है, संसद का जो सदस्य है उसके मत का क्या मूल्य माने, यानी एक वोट अगर किसी सांसद ने किसी प्रत्याशी के पक्ष में किया है तो इनफैक्ट उसको हम एक ही माने कि उसने एक वोट किया, लेकिन वो तो 12 लाख जनता का प्रतिनिधि है। ठीक है भाई, 12 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ये पार्लियामेंट में बैठा है, और राष्ट्रपति को हम 12 लाख लोगों की ओर से या देश की जनता की ओर से चुनना चाहते हैं। बस देश की जनता की ओर से चुनने का दो तरीके हो सकते हैं, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन, हम जैसे कराते हैं वैसे करा लेते, और वैसे कराते तो फिर डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को जो ताकत है वो उसे क्यों ना हो, क्योंकि वो भी डायरेक्ट चुन कर आए और ये भी डायरेक्ट चुन कर आए, वो समस्या पैदा होती है। इसलिए हमने डायरेक्ट नहीं किया, असुविधा भी होती, पूरे देश में राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराते कैसे, खर्चीला हो जाता, हम उसे ताकत भी कोई नहीं देना चाहते और खर्चीला, इतना खर्चीला चुनाव भी कराते, तो बेवकूफी की बात ये थी। इसलिए हमने तरीका ये निकाला कि ठीक है, 12 लाख लोगों ने जिस एक आदमी को चुना, हम उसे ठीक है वोट देने का हक राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दे देंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन 12 लाख लोगों की सहमति या असहमति ये आ जाएगी। ये तरीका इसीलिए निकाला गया। तो सवाल यह है कि पार्लियामेंट, इसके सदस्य के मत का मूल्य क्या हो, यह निकालना जरूरी है, और राज्यों की विधानसभाएं, उनके जो सदस्य हैं उनके मत का मूल्य क्या हो, यह भी निकालना जरूरी है। और राज्यों की विधानसभाओं के साथ दिक्कत क्या है, हिमाचल की विधानसभा क्योंकि जनसंख्या ही कम है इसलिए वहां सीटें कम होंगी, उत्तर प्रदेश चूंकि क्षेत्र बड़ा है इसलिए यहां सीटें ज्यादा होंगी, लेकिन हिमाचल यह भी गड़बड़ कर सकता है कि वो कहे नहीं नहीं हम तो 1,000 लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना देंगे, तो उत्तर प्रदेश की सीटें तब कम हो जाएंगी, हिमाचल की हो सकता है ज्यादा हो जाए, क्योंकि यहां हम मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं 12 लाख या 15 लाख लोगों पर और वो 1,000 पर बनाए दे रहे हैं, तो 12-15 लाख तो कम से कम जनसंख्या वहां की है ही, तो भी तो इनसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी छोटे राज्य, यानी कम जनसंख्या के राज्य ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं कि वे अपने यहां विधानसभाओं ठीक है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें छोटा करके कम जनसंख्या पर विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र ये निश्चित करके अपने यहां एमएलएस की संख्या बढ़ा दें, ये वो कर सकते हैं। और फिर अगर उन्होंने ऐसा किया तो बड़े राज्य बड़े होने के बाद भी राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगे, उनकी भूमिका ज्यादा, क्योंकि वोट उनके पास ज्यादा हो जाएंगे। भाई विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये वोट करेंगे, 1,000 पर उन्होंने एमएलए का निर्वाचन कर दिया तो उनके यहां तो 1,000 पर 1 लाख अगर उनकी जनसंख्या तो भी 100 हो गए। ठीक है, 15 लाख अगर जनसंख्या तो 1500 हो गए, और उत्तर प्रदेश यहां तो 403 ही है, तो उनके पास 1500 वोट हो गए, इनके पास 403। अब ये भी बढ़ा दें तो फिर आखिर इससे ये कहां रुकेगा। इसलिए एक तरीका, एक फार्मूला निकाला कि विधानसभा के सदस्य जो है उनके निर्वाचन का जो उनका जो वोट है उसका मूल्य हम कैसे निकालेंगे, उसका मूल्य निकालेंगे कि आपका जो टोटल जनसंख्या है राज्य की जो टोटल जनसंख्या है उसे जो टोटल नंबर वहां विधानसभा का है उससे हम भाग दे देंगे, और जो आएगा वो एक एमएलए के मत का मूल्य मान लेंगे। ठीक है, इससे समानता पूरे देश में मतों के मूल्य निकालने में आ जाएगी। फिर अब पार्लियामेंट इसका जो सदस्य है ठीक है और एमएलए के मत का जो मूल्य आया, इन दोनों के बीच समानता रहे
इसके लिए पार्लियामेंट के सदस्य का मत का मूल्य हम कैसे निकालेंगे? जो विधानसभा के सदस्य टोटल देश में आए निकल के और उनके मतों का जो मूल्य आया उस सबको कैलकुलेट करके यानी जोड़कर संसद के जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं उनसे भाग दे देंगे और फिर जो निकल कर आएगा उसे हम एक पार्लियामेंट के सदस्य के मत का मूल्य मान लेंगे और इस ढंग से राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए एक मत का मूल्य निर्धारित किया जाएगा संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों का। ये आपका कहां लिखा? आर्टिकल 55 आप देखें, कहता है जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। जहां तक साध्य हो, इससे ज्यादा साध्य नहीं हो सकता, इससे ज्यादा साध्य नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ राज्य छोटे हैं, वहां जनसंख्या कम है। तो इसलिए यह नहीं कहा कि मतों में समानता होनी चाहिए, यह नहीं कहा। जहां तक साध्य हो, जहां तक संभव हो, तो इससे ज्यादा संभव हो ही नहीं सकता कि हम क्या करें, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभाओं का कुल सीटें और इक्वल टू जो आ रहा है वो एक एमएलए के मत का मूल्य मान लें और पूरे देश में विधानसभा के सदस्यों के जो मत मूल्य आया उसको जोड़कर संसद के दोनों सदनों की जो कुल सदस्य संख्या है उससे भाग दे दें और फिर जो मूल्य निकल कर आया उसे हम एक संसद के सदस्य का मत मूल्य मान लें। इससे ज्यादा संभव हो ही नहीं सकता एक रूपता, ठीक है ना। इसीलिए शब्द लिखे जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। जहां तक साध्य हो राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उसकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। यानी कहता है कि जो एमएलएज हैं, जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं और जो संसद की संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य हैं, इनके मतों के मूल्य में एक रूपता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रीति अपनाई जाएगी। नीचे जो रीति लिखी है वो अपनाई जाएगी, ठीक है, ताकि सभी राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके मतों के मूल्य में एक रूपता रहे और फिर जो एमएलएज हैं और जो एमपीज हैं उनके मतों के मूल्य में भी एक रूपता रहे, दोनों तरीके से एक रूपता रहे। इसके लिए निम्नलिखित रीति अपनाई जाएगी। क्या कहता है? किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। यानी जो कुल जनसंख्या है उसे ऊपर लिख दिया बटे राज्यों की जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो गुणे 1000, क्योंकि 1000 का वो भी कह रहा ना 1000, यानी जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मान लीजिए 10 करोड़ है, 10 करोड़ बटे 403 गुणे 1000, ठीक है ना, गुणे 1000, क्योंकि कहता है किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में है। 1000 से उस भागफल में गुणा भी करनी पड़ेगी, 1000 के गुणित उस भागफल में है जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल आए उस भागफल के 1000 के जो गुणित, ठीक है, आपका मूल्य है वो उस राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य ये माना जाएगा। तो भागफल कैसे निकालेंगे? भागफल निकालेंगे राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या गुणे 1000, एक गुणे 1 बटे 1000, ऐसे निकालेंगे। अब जो आएगा
वो उस राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य ये होगा। ठीक है ना। आप फिर देख लें, कहता किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हो, जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर है। ठीक है ना। तो भागफल जो निकालना है, ठीक है, 1000 के गुणित में, वो कैसे निकालेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। अब भागफल में 1000 के गुणित हमें प्राप्त हो जाएंगे, जितने 1000 के, मान लीजिए 10 गुणित 10,000 आया, तो 1000 के 10 गुणित हमें प्राप्त हुए। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना हो गया? 10,000। यानी अगर एक वोट राष्ट्रपति को मिला तो ये माना जाएगा उसे 10,000 वोट मिल गए। उत्तर प्रदेश के 10,000 लोगों ने उसे वोट कर दिया है, ऐसे मानेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से निकालेंगे। आगे कहता है यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं तो उपखंड का में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 500 से कम नहीं है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, क्या हुआ? 96 रुपए 51 पैसे का तेल हुआ, 97 रुपए लेता है वो। ठीक है, और 96 रुपए 49 पैसे का हुआ तो 96 रुपए लेता है। ठीक है, अब जो भागफल ऊपर निकाला हमने, उसमें 1000 के जितने गुणित आए, ठीक है, मानिए 10,499 आए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना मानेंगे? 10,000, क्योंकि 499 आए। ठीक है, और 500 से कम नहीं, यानी 10,500 हो गया, तो हम कितना मानेंगे? 10,001। ठीक है ना। अगर 500 से ऊपर जो भागफल ऊपर आया है, उसमें 1000 के गुणित निकालने के बाद जो शेष बच जाता है, मान लीजिए कुछ शेष भी बच जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता तो बात खत्म है। तो बात खत्म है। जो भागफल निकल कर आया उसमें जो, भाई आपने कैसे भागफल निकाला? भागफल निकाला राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। अब जो आया इसमें 1000 के कितने गुणित आए? मानिए 10,000 आए, तब तो कोई बात ही नहीं है, बात खत्म हो गई। राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य 10,000 हो गया। लेकिन अगर 10,499 आ गया तो हम कितना माने उसका मत मूल्य? ठीक है, क्योंकि 499 1000 का गुणित है ही नहीं। 499 तो 499 है, 1000 तो नहीं है। ठीक है, तो एक नहीं मान सकते, एक मान ही नहीं सकते, लेकिन 499 छोड़े कैसे? भाई अगर इस बात पर झगड़ा होने लगे कि 1499 पॉइंटों में तो 1000 का गुणित निकल ही आएगा, उतने पॉइंट मत इधर दो। ठीक, ऐसे झगड़ा होने लगे तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि अगर 500 से कम नहीं है तो एक जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 500 से कम है तो वो हटा देंगे। ठीक है भाई, लिखने के दो तरीके ना, एक अभिव्यक्त एक विविक्षित। ठीक है, तो अभिव्यक्त तरीके से उन्होंने लिख दिया कि 500 से कम नहीं है तो एक जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 500 से कम है तो उसे हटा देंगे। यद्यपि 500 से कम नहीं तो भी 1/2 ही जुड़ना चाहिए। अगर 500 है तो 1/2 जुड़ना चाहिए। ठीक है, 1000 के गुणित में अगर 500 को देखें तो वो आधा ही तो है, 1/2 ही तो है। ठीक है ना, लेकिन आधा नहीं, तब एक जोड़ देंगे। और अगर 500 से कम है तो उसे पूरा हटा देंगे। ठीक है, और पूरा पूरा गुणित निकला है तो अलग ही बात है, तब तो बात खत्म ही हो गई। ठीक है, यही स्थिति संसद के लिए रहेगी। कहता संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड का और उपखंड खा के अधीन राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा, ठीक है, और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। यहां सीधे सीधे लिख दिया, ठीक है। यानी कुल मत जो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के आए, कुल मत 10,000, उत्तर प्रदेश में एक एमएलए के मत का मूल्य निकल कर आया। अब 10,000, यहां एमएलए कुल कितने हैं? 403, तो 10,000 को गुणे 403 कर दिया, जितना आया। फिर ऐसे मध्य प्रदेश के निकाले, ऐसे राजस्थान के निकाले, फिर इन सबको जोड़ दिया। अब जितने मत आए, ठीक है, उन्हें संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों से भाग दे दिया। अब जो मत मूल्य निकल कर आया वो एक एमपी के मत का मूल्य है, ठीक है, और उसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। आधे से या आधे से अधिक है, ठीक, आधा है या आधे से अधिक, तो एक जोड़ देंगे उसमें, और आधे से कम है तो उसकी उपेक्षा ये कर देंगे। वही तरीका यहां भी अपनाएंगे, और इस तरीके से संसद के एक सदस्य का मत मूल्य ये निकल आया। और यथासाध्य जितना संभव है उतना एक रूपता आ गई, जितना संभव है। अभी भी उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं उनके मत का मूल्य अभी भी ज्यादा होगा, हिमाचल के जो एमएलए हैं उनके मत का मूल्य अभी भी कम होगा। क्यों? वहां राज्य की कुल जनसंख्या में भाग दोगे ना आप, ठीक है, जनसंख्या ही कम है हिमाचल की, यहां जनसंख्या ज्यादा है। वहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम है, यहां ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी यथासाध्य जितना संभव है उतनी एक रूपता आ गई, ठीक है। और 55 सबसेक्शन 1 सिर्फ इतना ही कहता है कि जहां तक साध्य हो, यथासाध्य, ठीक है। तो यह निर्वाचन की रीति है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग शामिल हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकालेंगे, यह तरीका यहां बताया। और इसीलिए राष्ट्रपति के जो मत हैं जब प्रकाशित होते हैं कि उन्हें कुल इतने मत मिले तो वो लाखों में होते हैं, ठीक है, और जबकि विधानसभा के सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य वो लाखों में थोड़े हैं। तो लाखों में आ कहां से जाता है? तो लाखों में इसी तरीके से आता है। और ये माना, और ये तरीका हम क्यों अपना रहे? ताकि ये पता लग सके कि एक राज्य के कितने लोग राष्ट्रपति को निर्वाचित करना चाहते हैं, ठीक है ना, और कितने नहीं चाहते। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति यह अपनाई गई है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, जो जनता के निर्वाचित सदस्य हैं उनसे निर्वाचन करा देंगे। और यही तरीका अमेरिका में भी कहा ना, ट्रंप को 246 या 270 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, इलेक्टोरल वोट, ठीक है। वहां भी क्या होता है, विभिन्न राज्य हैं, वहां राष्ट्रपति चुनने के लिए इलेक्टोरल वोट के कैंडिडेट ये उतारे जाते हैं। जैसे पार्टियां क्या करती हैं, उन्होंने कहा रिपब्लिकन एक राज्य के पास मानिए 20 इलेक्टोरल वोट हैं, अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग इलेक्टोरल वोट हैं। अब 20 इलेक्टोरल वोट एक राज्य के पास हैं, तो रिपब्लिकन्स ने 20 अपने कैंडिडेट खड़े किए इलेक्टोरल वोट के लिए, ठीक है। वो जो 20 लोग चुने जाएंगे वो कौन है? इलेक्टोरल वोट हैं, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। और ऐसे वहां का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वो राष्ट्रपति चुनेंगे। तो और उन इलेक्टोरल वोट्स का जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है, ठीक है ना। इलेक्टोरल वोट को जनता प्रत्यक्ष चुनेगी और वो इलेक्टोरल वोट कहलाएंगे। हमारे यहां उन्हें एमपी कह लो भाई, यूं तो इलेक्टोरल वोट ये भी हैं, ठीक है ना, और इनका भी प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, लेकिन ये एमपी हैं, इलेक्टोरल वोट नहीं है। वहां इलेक्टोरल वोट के रूप में ही चुने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटों की रहेगी। फिर कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। एकल संक्रमणी पद्धति यानी एक आदमी को एक ही वोट देने का हक होगा, लेकिन प्रेफरेंशियल वोट वो दे सकता है। यानी क्या कर सकता है कि पहले नंबर पे हम इन्हें चुन रहे हैं, ये ना हो तो फिर इन्हें, ठीक है। एकल संक्रमणी पद्धति से ये होगा। अब ये कैसे गिना जाता है ये हमें भी नहीं मालूम,
कैसे गिना जाता है, इसकी काउंटिंग कैसे होती है, मत का मूल्य कैसे निकलता है, ये तो हमें मालूम है, तरीका दिया हुआ, लेकिन ये वोट गिने कैसे जाते हैं ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, खैर कहता है कि स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। जनसंख्या तो प्रतिदिन बढ़ ही रही है, अभी तो बढ़ ही रही, हो सकता है आगे घटने लगे, अभी तो फिलहाल बढ़ ही रही, लेकिन चाहे बढ़े चाहे घटे, दोनों ही स्थितियों में जनसंख्या स्थिर है ये तो नहीं मानेंगे। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस डेट पे हो रहा है उस डेट पर राज्य की कुल जनसंख्या में, ठीक है, राज्य के विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या से भाग देना है, तो जानना जरूरी ना जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, लेकिन स्थिर तो नहीं है। तो इस प्रयोजन के लिए जनसंख्या हम किसे माने ये तय करना पड़ेगा। इसलिए स्पष्टीकरण में लिखा है कि जनसंख्या उतनी मान ली जाएगी किसी भी राज्य की जितनी पूर्ववर्ती जनगणना में जनसंख्या पाई गई, उस पूर्ववर्ती जनगणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। यानी जनगणना हो भी गई है इससे भी मतलब नहीं, जैसे हो गई, जैसे आप बता रहे थे कि ट्रांसफर नहीं हुई फाइल, ठीक है, तो जब तक ट्रांसफर नहीं हुई तब तक तो उसी कोर्ट में पेश होगी, जब ट्रांसफर हो जाएगी देखा जाएगा। तो जब तक जनसंख्या हो गई, इससे क्या मतलब, जब तक सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं है तब तक तो पूर्ववर्ती जनसंख्या को ही राज्य की जनसंख्या माना जाएगा, तो वही यहां लिख दिया। परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हैं, किए गए हैं, हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, ये अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। यानी अभी तो वो स्थिति आई नहीं, अभी तो 2 साल बाकी है, और 2026 के बाद मान लीजिए 2033 में दोबारा जनगणना होती है, ठीक है, क्योंकि 2026 के बाद वो जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक 1971 की जनगणना को किसी भी राज्य की जनसंख्या के लिए उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। अब 2026 के बाद मानिए 2033 में जनगणना होती है और उसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होते, 2050 में फिर होती है, उसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होते हैं, तो 2050 वाली, जब तक 2050 में आ जाए तब तक 1971 वाली, उसी को लिया जाएगा। और या फिर 2026 के बाद जनगणना हो और उसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हों, ठीक है, तब 1971 की जनगणना को डिस्कार्ड किया जाएगा, अदरवाइज 1971 की जनगणना को ही राज्य की जनसंख्या गणना करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है। ये आपका 55। 56 राष्ट्रपति की पदावधि है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर एक निश्चित अवधि के लिए आएगा, लेकिन वो निश्चित अवधि उसे तभी प्राप्त हो सकती है जब बीच में मर ना जाए, बीच में इस्तीफा ना दे दे, या बीच में उसे हटा ना दिया जाए। इन 3 घटनाओं में से एक भी घटना होने पर उसे पूर्ण अवधि प्राप्त नहीं हो सकती। तो तीनों बातें बताई जाएंगी, तीनों बातें कही जाएंगी। आर्टिकल 56 में क्या कहता है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक ठीक है, पद धारण करेगा। ये बड़ी बात, क्लियर कहा कि राष्ट्रपति अपने निर्वाचन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। एमएलए के साथ ऐसा नहीं है, एमपी के साथ ऐसा नहीं है। उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में जो चुनकर आएगा वो इस लोकसभा या विधानसभा का मेंबर होगा। इस लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का है, जैसे ये खत्म होगी वो एमपी या एमएलए नहीं रहेगा। भले ही उपचुनाव के बाद उसे एमपी या एमएलए के रूप में कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का मिला हो, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट का जीवन ही, ठीक है, एक निश्चित तिथि तक है। उस निश्चित तिथि तक आप पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हो। जब वो पार्लियामेंट ही नहीं रहेगी,
जब वो स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं रहेगी तो आप उसके मेंबर हो कैसे सकते हैं? तो यू कैन नॉट क्लेम द full 5-year term as a MP if you have won in a by election. ठीक है, अगर आप चुनाव में विजयी हुए हैं तो आप 5 साल के टेन्योर की मांग नहीं कर सकते। आप सिर्फ उतने समय एमपी या एमएलए रहेंगे जितना समय संबंधित विधायिका इसकी जो अवधि है इसके समाप्त होने में शेष बचा है। लेकिन यह राष्ट्रपति के साथ स्थिति नहीं है। ठीक है, कोई राष्ट्रपति वर्तमान नहीं कहेंगे भाई हमें उन्हें कोसने का क्या हक। कोई राष्ट्रपति अगर मर जाता है तो अपने निर्वाचन से मानिए 2 साल बाद मरता है तो अगला जो राष्ट्रपति आएगा वो 3 वर्ष के लिए भारत का राष्ट्रपति हो, ऐसा नहीं होगा। वो पूरे 5 साल इस्तीफा दे देता है तो भी जो चुनकर आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, पूर्ण 5 वर्ष की अवधि उसे मिलेगी। महाभियोग से हटा दें तो भी पूरे 5 वर्ष की अवधि उसे मिलेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि 56(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। बड़े क्लियर कट शब्दों में ये घोषणा मौजूद है हिंदुस्तान के संविधान में। इसलिए आप ये नहीं कह सकते, कोई गलतफहमी नहीं हो सकती कि भारत का राष्ट्रपति किस अवधि तक पद धारण करेगा। कोई इस विषय पर कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकती। सीधे कह दिया, क्लियर है एकदम। अच्छा, 5 साल से ये एक सामान्य बात हुई, यानी अगर नॉर्मल कंडीशन है देन ही विल एंजॉय द 5-year term from the date when he will be announced as a elected president of India. जिस डेट में वो इलेक्ट होगा उससे 5 वर्ष काउंट होंगे और 5 साल तक वो निर्बाध रहेगा। ये सामान्य दशा है। लेकिन असामान्य दशा 5 वर्ष से कम की भी हो सकती है। और वो असामान्य दशाएं कौन सी है? का, खा और गा। परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राष्ट्रपति चाहे देन ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट और whenever he will decide to resign from his post he will, ठीक है, address that resign to the vice president of India. उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र वो दे सकेगा और देन 5-year term उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 5 वर्ष से पूर्व भी रिजाइन कर सकते हैं। अभी तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन कोई नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े बड़े निष्प्रह लोग होते हैं और किसी भी क्षण आपको जीवन की निस्सारता का बोध हो सकता है। किसी भी क्षण आपके मन में यह पैदा हो सकता है कि अब तक जिए निस्सारी जिए, कोई मतलब नहीं है इस जीवन का। आपको ये जीवन की निस्सारता कभी भी अनुभव हो सकती है। और जिस दिन अनुभव हो गई, जिस दिन अनुभव हुई, जानते तो आप हैं, जानते तो हम सभी हैं, एक दिन मर जाना है, मर जाएंगे तो साहब ना यश न प्रतिष्ठा न धन न कोई चीज काम नहीं आएगी। लेकिन आखिरत की तैयारी ये किसी की नहीं है और न करना चाहते हैं, ना आखिरत को याद करना चाहते हैं। तो जिस दिन अभी सूचना है, वैसे ही जैसे पढ़े लिखे लोगों को विभिन्न जो आपकी नजर में पढ़े लिखे हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं उनके पास, लेकिन अनुभव उनका 0 है। तो ऐसे ही जिस दिन अनुभव किसी को कुछ अगर हो गया तो हो सकता है वो रिजाइन करके चल रहे, ठीक है, और आखिरत की तैयारी में लग जाए। तो उन दशाओं में अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, उसका प्रोविजन मौजूद है और करता है तो फिर फुल टर्म, ठीक है, 5 ईयर, इससे पूर्व भी उसके टर्म की समाप्ति हो सकती है, उसे फुल टर्म न मिले ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगला जो आएगा वो भी राष्ट्रपति होगा, जिस दिन निर्वाचित होकर आएगा वो भी तो राष्ट्रपति ही होगा, वो राष्ट्रपति से कमतर थोड़ा ही होगा। तो उसके संबंध में फिर
56(1) लागू हो जाएगा। भाई वो भी तो राष्ट्रपति होगा, तो उसके संबंध में क्या लागू होगा? 56(1) अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। उसके लिए भी 56(2), चाहे तो इस्तीफा दे दे। फिर उसने इस्तीफा दे दिया, तीसरा है, फिर उसके बारे में 56(1) क्रमानुसार यही व्यवस्था चलती रहेगी। ठीक है ना। फिर कहता है संविधान का अतिक्रमण करने पर 56(2), वो 56(2) करे, 56(1) खाखंड क्या कहता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। अभियोग नहीं कहा, महाभियोग कहा। अभियोग काहे का होता है? अपराध करने के आरोप पर। इसका मतलब यहीं से क्लियर हो जाती बात, आगे 361 को पढ़ने की जरूरत है नहीं, हालांकि 361 में क्लियर लिखा है, लेकिन यहीं से तय हो जाता है महाभियोग से हटाया जाएगा, अभियोग से नहीं। यानी राष्ट्रपति किसी का कत्ल कर दे, जो अकल्पनीय स्थिति है, अकल्पनीय स्थिति है, इसीलिए अभियोग पर हटाएंगे नहीं लिखा, महाभियोग पर हटाएंगे ये लिखा है। और महाभियोग मानेंगे क्या? विधि का अतिक्रमण नहीं, संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग इसे मान रहे हैं, ठीक है ना। संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया से, महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द का महत्व उसी से तय हो रहा है। यानी विधि का अतिक्रमण तुम्हारी नजर में बहुत गंभीर बात होगी, फ्रेमर्स की नजर में नहीं है। अपराधी होना ये आपकी नजर में है, ठीक है, बड़ी बात होगी, लेकिन संविधान की नजर में, फ्रेमर्स की नजर में संविधान का अतिक्रमण ये बड़ी बात। अब इसमें से आप वही देखिए, व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं वो एक अलग बात, व्यवस्थाएं खराब होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जिन्होंने बनाई उन्होंने जो सोच कर बनाया उस बात को अगर पकड़े तो व्यवस्था कोई गलत नहीं होती। जैसे लोग बड़ी आलोचना करते ना कि ब्राह्मणों को, ठीक है, दंड देने की बात प्राचीन समाज में नहीं थी, इसलिए नहीं थी। राष्ट्रपति को भी अपराध के लिए दंड देने की बात कहां है? बताओ ना, कहां है? राष्ट्रपति को कहां हटा पा रहे हैं अपराध करने पे? राष्ट्रपति को अपराध के लिए दंड देने की बात ही नहीं है। जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता, और केवल अपराध के लिए उसके ऊपर महाभियोग भी नहीं लाया जा सकता। महाभियोग काहे पर आएगा? संविधान के अतिक्रमण पर। महाभियोग काहे पे? संविधान के अतिक्रमण पर, अपराध करने पर नहीं है महाभियोग, ठीक है। तो आज भी आपने मॉडिफाइड फॉर्म में व्यवस्था तो वही रखी, बस अब ब्राह्मण को राष्ट्रपति का नाम दे दिया। भाई आपने नाम बदल दिया, ब्राह्मण को राष्ट्रपति कहने लगे। और पहले भी ब्राह्मण कौन था? जो ब्रह्म को जानता था। एक ही ऋषि की 5 संतानें, एक ब्राह्मण हुआ, एक कुछ हो गया, एक कुछ हो गया, एक कुछ हो गया, यानी सभी ब्राह्मण हुए, जन्मना ब्राह्मण नहीं है। पहले भी तो चयन था, आज भी चयन है। तो हमने कहा ना, व्यवस्थाओं में दोष पैदा हो, ये एक बात, ठीक है, व्यवस्थाओं में दोष पैदा हो ये एक बात है, लेकिन व्यवस्था जिन्होंने बनाई है, उन्होंने जो सोच कर बनाई है, वो व्यवस्था प्रत्येक निर्दोष होती है। व्यवस्थाओं में कोई दोष नहीं होता है, दोष लागू करने वाले लोगों में होता है। वो जिस ढंग से व्यवस्था को लागू करते हैं। जाति व्यवस्था अपने में बहुत अच्छी है, हम इसके घोर पक्ष में हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये कि आपने जातियों को परिवर्तित करने का जो मार्ग बंद कर दिया, ये गलत बात है, ठीक है। पहले व्यक्ति अपनी जाति परिवर्तित कर सकता था। आप ब्राह्मण कैटेगरी में आना चाहते हैं, उद्यम के काम करिए, आप ब्राह्मण माने जाएंगे। आप और कुछ करना चाहते हैं, अपना श्रेणी बदलना चाहते हैं, आप उद्यम के काम करिए, आपकी श्रेणी बदल जाएगी, आपकी कैटेगरी बदल जाएगी। ये जो कैटेगराइजेशन का तरीका,
या उसका जो रास्ता था उसे बंद करना है कि व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो गया बस उसी में रहेगा, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि अगर आदमी का पढ़ाई लिखाई में रुचि है तो उसे ब्राह्मण क्यों ना माना जाए। अगर वो ब्राह्मणोचित आचरण करता है तो उसे ब्राह्मण क्यों ना माना जाए। ठीक है, तो व्यवस्थाएं तो वैसी हैं। राष्ट्रपति महाभियोग, अभियोग पर नहीं हटेगा, महाभियोग पर हटेगा। और जब तक राष्ट्रपति है तब तक कोई न्यायालय उसकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी कर सकता, जब तक राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति कब तक रहेगा, या तो 5 साल तक रहेगा, दोबारा चुन गया तो फिर रहेगा, तिबारा चुन गया तो फिर रहेगा। हालांकि अब तक 2 बार सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, लेकिन चुने नहीं जाएंगे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। और जब जब चुन जाएगा तब तक 5 साल तक रहेगा। 3 ही बातें, या तो इस्तीफा दे दे, या महाभियोग आ जाए, ठीक है, और या फिर आगे भी लिख दिया, कहा राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। आगे भी कह दिया, यानी इस्तीफा दे दिया आपने, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इधर इस्तीफा दिया, पहुंचा उपराष्ट्रपति पर, वो मर गए। ठीक है भाई, ये भी तो हो सकता है, वो तुरंत ही मर गए। इस्तीफा लिया, वो मर गए, और जो जिंदा बैठे और इनने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये तो इस्तीफा दे चुके हैं, इनका इस्तीफा जैसे ही उपराष्ट्रपति के पास पहुंचा वो मर गए। ठीक है, उनने स्वीकार किया, स्वीकार करते ही मर गए। भाई स्वीकार करने के जैसे सीधे चल गए, फट मर गए। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं भाई इतनी देर तक और जिंदा रहेंगे, वो फट मर गए। और ये जो इस्तीफा दे चुके हैं ये जिंदा बैठे हैं। अब सवाल ये, नया उपराष्ट्रपति तो आए, अगर ये भी चले गए तो फिर क्या। हालांकि उसकी भी व्यवस्था की गई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इस दशा के लिए तब तक ये पद धारण करते रहेंगे जब तक कि नया ना आ जाए। ठीक है ना, तो ये स्थिति रहेगी। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, अच्छा नहीं, इस्तीफा देने पर नहीं है, ये पद की अवधि 5 साल है। ठीक है, नहीं, ये आपका इस्तीफा देने पर ये स्थिति लागू नहीं होगी। पद की अवधि समाप्त हो जाने पर सीधा लिखा है, तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यदि निर्वाचन होकर आएगा और वो जब तक ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये अपने पद पर माने जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें ये हटेंगे कैसे, सिर्फ महाभियोग से, अभियोग से नहीं हटेंगे। आपसे कई बार सवाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति मानो कत्ल कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तब भी रहेंगे अपने पद पर। हालांकि यह अकल्पनीय स्थिति है, अकल्पनीय स्थिति है, सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन जो कानून की स्थिति है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता उनका, क्योंकि अभियोग चलाने के लिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। अभियोग तो तभी चलाओगे जब गिरफ्तार होगा, गिरफ्तारी उनकी होगी नहीं जब तक वो पद पर है। पद पर कब तक रहेंगे, जब तक या तो इस्तीफा दें या महाभियोग से हटाए जाए। महाभियोग कब आएगा, जब संविधान का अतिक्रमण करें। उन्हें तो विधि का अतिक्रमण किया, संविधान का कौन सा किया, और संविधान का अतिक्रमण क्या है ये डिफाइंड नहीं। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कि संविधान का अतिक्रमण कब मानेंगे, लेकिन जो कुछ डिफाइंड नहीं है उसे जनरल सेंस से ही डिफाइन किया जाएगा। अब तक महाभियोग किसी के खिलाफ आया भी नहीं, और जब आया नहीं तो अभी हम बता भी नहीं सकते कि महाभियोग के लिए आवश्यक संविधान का अतिक्रमण ये कब मानेंगे, ये हम बता भी नहीं पाएंगे। अभी कैसे बता दें, जब आया ही नहीं आज तक तो कैसे बताएं। लेकिन जो जनरल सेंस है उसमें माना यही जाएगा कि संविधान के उपबंध जो कुछ कह रहे हैं, अगर उन्हें मानने से इनकार कर दो, जैसे आप ये कहो, लिखा ये कि अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से और या अपने आप, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये इसलिए लिखा है ना, जनरल सेंस ये कहता है कि आपकी डिग्निटी के खिलाफ ये माना गया है कि हम आपको ये बताएं कि आप
किन स्थितियों में स्वयं निर्णय लो और किन स्थितियों में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के आधार पर काम करो, यह बताना आपकी डिग्निटी के विरुद्ध है, इसलिए नहीं बताया। लेकिन सिचुएशन अपने आप बताती है कि इस सिचुएशन में आपको अपने आप काम नहीं करना चाहिए, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करना चाहिए। अब कल राष्ट्रपति कह देंगे नहीं नहीं सारी सेनाएं जाएंगी सर्वोच्च कमांडर के नाते पाकिस्तान पे आक्रमण कर देंगे, तो ये संविधान का अतिक्रमण ही है फिर। ठीक है, ये संविधान का अतिक्रमण है, लेकिन कंफर्म हम नहीं कह सकते कि है, क्योंकि अब तक हुआ ही नहीं। और संविधान का अतिक्रमण है या नहीं है, यह कैसे तय होगा? अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से। ठीक है ना? और अनुच्छेद 61 में जो उपबंधित रीति है उस पर विस्तार से अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटी बात बोल देते हैं क्योंकि प्रासंगिक हो गया। तो अनुच्छेद 61 जो रीति उपबंधित करती है उसमें क्या है? सदन के, संसद के जो 2 सदन हैं, इनमें से एक सदन इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या वाकई संविधान का अतिक्रमण हुआ है, और अगर वो पाएगा कि संविधान का अतिक्रमण हुआ है और इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देगा संविधान का अतिक्रमण हुआ है, तो इस प्रस्ताव के, किस प्रस्ताव के? संविधान का अतिक्रमण हुआ है इस प्रस्ताव के पास होते ही, न कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। राष्ट्रपति को हटाने के, ये भी बात खूब समझ लें, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी होगी? अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया बता रही है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया नहीं बता रही। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव कभी नहीं आएगा, कोई प्रस्ताव कभी नहीं। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने के लिए प्रस्ताव आएगा। यानी प्रस्ताव काहे के लिए होगा? महाभियोग के लिए। और महाभियोग लगाया जा सकता है या नहीं, यानी राष्ट्रपति ने ऐसे काम किए हैं कि महाभियोग माना जाए या नहीं माना जाए, इस विषय पर अन्वेषण कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों में से एक सदन। ठीक है, तो और वो सदन जैसे ही ये पाएगा कि हां महाभियोग को लगा देने के आधार मौजूद हैं और इस आशय का प्रस्ताव पारित करेगा, इस प्रस्ताव के पारित होने का प्रभाव यह होगा कि राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। जो पैसिव डेथ है, जिसे एथुनेशिया कहते हैं आप, उसमें एक एक्टिव डेथ है कि हमने आपको मार डाला, और एक पैसिव डेथ है जिसे आप एथुनेशिया कहते हैं। उसमें क्या करते हैं? जीवनदायी जो औषधियां हैं वो हमने हटा दी, आप जी सकते हैं तो क्या करें? जी ले, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। वेंटिलेटर नहीं देंगे हम, ऑक्सीजन नहीं देंगे, आप जिए तो जिए, आपको भी तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही फिर भी आप जी रहे, तो हम रोक थोड़ी रहे। तो 2 बातें हैं, एक पैसिव डेथ है, एक एक्टिव डेथ है। ठीक है ना? एक्टिव में हम विधायक तौर पर चीजों को बताते हैं कि वो क्या है, और पैसिव में हम निषेधात्मक बताते कि ये नहीं है। जैसे आपसे पूछे स्वास्थ्य क्या है, तो आप कुछ नहीं बता सकते क्या है, आप सिर्फ ये कहेंगे बीमारियों का अभाव ये स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य आप लेकर आते हैं भगवान जी के यहां से। और शायद यही कारण होगा, मेरे मन में अभी बात आई है कि शायद इसीलिए बच्चे की मुट्ठियां बंद होती हैं जब वो आता है, और जब आप जाते हैं तो मुट्ठियां खुली होती हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं लेके जाते, आप तो जो लाए थे वो भी खोकर जाते हैं। जो भगवान जी क्या था लाए थे वो भी खोकर जा रहे हैं, तो आपकी जाते टाइम मुट्ठियां खुली होती हैं, जब आते हैं वहां से तो मुट्ठियां बंद होती हैं। तो स्वास्थ्य, इसे पैसिवली डिफाइन कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्या है? बीमारियों का अभाव। ठीक है, जो है आप वो ले आना, ये स्वास्थ्य है। जो है, बीमारी क्या है? जो आप नहीं हैं वो हो गए हैं। बीमारी क्या है? आप बीमार हैं, यानी क्या हैं? आप वो हैं जो आपको नहीं होना चाहिए।
वो है आपके शरीर के अंग की दशा, वो है जो नहीं होनी चाहिए। दवाई क्या कर रही है? दवाई बीमारी हटा रही है, स्वास्थ्य नहीं दे रही। दुनिया में स्वास्थ्य की कोई गोली नहीं बनी, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं, ऐसी कोई टेबलेट नहीं जिसे खा लो और स्वास्थ्य मिल जाए। ठीक है, ऐसी टेबलेट्स हैं, ऐसी एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया हटाएगी, एंटी फंगल फंगस हटाएगी, ठीक है ना। एंटीवायरल वायरल एंटीवायरल कोई दवाई नहीं है, क्योंकि वायरस से लड़ाई नहीं जा सकता। ठीक है, तो सवाल यह है, स्वास्थ्य यह है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, तो चीजें पैसिवली डिफाइन होती हैं, चीजें एक्टिवली डिफाइन होती हैं, और ये हमें इसीलिए बुद्धि दी है भगवान ने कि हम ये तय करें कि क्या एक्टिवली डिफाइन हो सकता है, क्या पैसिवली डिफाइन होगा। राष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं आता। अब ये मास्टरों कह दो तो ही करेंगे वो, और जबकि वो 100% गलत होंगे, वो 100% गलत होंगे। ठीक है, और गलत बात गलत है ये आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सही बात चिल्लाकर बोलती है कि हम सही हैं। ठीक है, जो कुछ लिखा है यही सही है। राष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव कभी नहीं आता, महाभियोग आता है। और महाभियोग जब आएगा, आता है मीनिंग देर में आ सकता है, आता अब तक तो आया ही नहीं, और जब आएगा तो संविधान के अतिक्रमण पर। संविधान का अतिक्रमण क्या है, तय नहीं है आज की डेट पर, और उसे तय करने का हक सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, उसे तय करने का हक विधायिका के उस सदन के पास है जो महाभियोग के उसका प्रस्ताव का, कह लें प्रस्ताव ही ठीक शब्द है, प्रस्ताव का अन्वेषण करेगा। और अन्वेषण करने के बाद अगर वो ये पाता है मीनिंग देर में बहुमत से पारित कर देता है कि हां बात ठीक है, इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, बस और कुछ करना ही नहीं है। ये प्रस्ताव पास हुआ, इसका प्रभाव यह है कि राष्ट्रपति अब अपने पद पर नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया, सीधे सीधे। और आपकी ये जो धारणा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कोई बहुत बड़ी चीज है, सुप्रीम कोर्ट नो डाउट बड़ी चीज है, लेकिन वहीं तक बड़ी चीज है जहां तक संविधान उसे बड़ा बनाता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और आप ये देख रहे हैं कि ये भी डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अकॉर्डिंग है कि अभियोग इसके लिए सजा देने का हक तो सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन महाभियोग इसके लिए सजा देने का हक स्वयं पार्लियामेंट को है। ठीक है ना, महाभियोग के लिए आप भी नहीं दे सकते, और महाभियोग पर आप हटाए जाएंगे, अभियोग पर उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अभियोग और अभियोग को महाभियोग मान भी नहीं सकते, यानी अगर वो कत्ल कर भी दें पर्सनल कैपेसिटी में, तो अभियोग को महाभियोग कैसे मान लोगे? महाभियोग का तो मतलब है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका वायलेशन, यही उसका जनरल अर्थ हो सकता है। उसका एक्चुअल अर्थ तो तभी निकलेगा जब कभी आए और पार्लियामेंट का कोई सदन उसकी व्याख्या करे। अब इसमें से एक चीज और निकलती है कि आप जिनको व्यवस्था देना चाहते हैं, फ्रेमर्स उन्हें नहीं देना चाहते। आप तो सामान्य अभियोगों के लिए क्या बताते हैं, एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, सामान्य अभियोगों का परीक्षण उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो एग्जाम देकर सेलेक्ट हुए हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभियोगों का कर रहा है ना, चोरी की, डकैती डाली, ये किया, वो किया, उसका परीक्षण कर रहा है वो। महाभियोग इसका परीक्षण वे करेंगे जो जिंदगी से सीख कर आए हैं। ठीक है ना, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो कहां से सीख के आए हैं? जिंदगी से सीख कर आए हैं। उन्होंने जीवन, उनके बारे में कहा जाएगा उन्होंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, यानी उनके बाल काहे से सफेद हुए? अनुभव से, धूप से नहीं सफेद हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ा लिखा, इसकी दो व्याख्याएं संभव हैं। एक, जिन्होंने अनुभव से ज्ञान अर्जित किया है वे भी पढ़े लिखे हैं। तुम्हारी पढ़े लिखे की परिभाषा बहुत छोटी है। आप पढ़ा लिखा उन्हें माने बैठे हैं जिन्होंने दूसरों की लिखी किताबें रट ली है। इससे ज्यादा आपकी पढ़े लिखे की कोई डेफिनेशन ही नहीं है भाई, दूसरों की लिखी। और जिन्होंने लिखी उन्होंने वो लिखा जो उन्होंने जाना था, उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक जाना था, जो उनकी समझ थी वही लिखी है उसमें, और वो समझ ठीक है इसकी कोई गारंटी नहीं।
बहुत सारे सिद्धांत लिखे गए और कालांतर में बदल गए। जो आज लिखा है वो आगे नहीं बदलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वो हमेशा बेहतर है जिसने अनुभव से जाना है, वो हमेशा छोटा है जिसने किताब से जाना है। आपकी परिभाषाएं उल्टी हैं। आप उसे बड़ा बताते हैं जो किताब से जानता है, ठीक है। अनुभव से जो जानता है वो आपकी नजर में अनपढ़ है। आप बड़ा पढ़े लिखे होने की वकालत करते हैं, हम भी करते हैं, होना चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा कौन, ये तो डिफाइन हो। तो महाभियोग, इसी पर राष्ट्रपति हटेंगे। और महाभियोग महाभियोग है, अभियोग नहीं है। और अभियोग विधि के उल्लंघन पर लगता है और महाभियोग संविधान के उल्लंघन पर लगता है। इसीलिए राष्ट्रपति को सिर्फ एक तरीका है, संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग की प्रक्रिया, इससे ही हटाया जा सकता है, शेष नहीं हटाया जा सकता। आपका कहता है सबसेक्शन 2 में कि खंड 1 के परंतु के खंड का के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। यानी उपराष्ट्रपति वो पार्ट हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पार्ट हैं संसद के। उपराष्ट्रपति को सूचना मिल गई, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी हैं, यानी संसद के एक सदन को सूचना तो मिल गई, तो संसद के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट उसे भी तो सूचना मिलनी चाहिए। लोकसभा को भी तो सूचना होनी चाहिए कि 1/3 संसद नहीं रही है। अरे भाई, राष्ट्रपति भी तो है उसमें, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति, उसे तो त्यागपत्र मिला ही है, तो राज्यसभा सूचित है, ये मान लिया जाएगा। लोकसभा को तो सूचना मिलनी चाहिए और अधिकृत मिलनी चाहिए, अफवाहें नहीं, ठीक है। तो जिसके पास आई है सूचना वो फॉरवर्ड करे लोकसभा के अध्यक्ष को, तो लोकसभा भी सूचित हुई है। हर चीज के पीछे कोई लॉजिक है और वो लॉजिक समझ में आता है तो फिर ना आर्टिकल रटने की जरूरत बचती है ना कुछ बचता है, वो सच सब याद हो जाता है। आपसे खूब प्री में पूछा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया कहां दी है, रोज रटते हैं आप और रोज भूलते हैं। हम तो रोजे रटते थे, रोजे भूलते थे, क्योंकि हम समझ नहीं आता था कि आखिर 56 में महाभियोग की बात है, महाभियोग है क्या, और 61 में महाभियोग की रीति है। तो पहले तो रीति और महाभियोग की बात, इसी में फर्क ये नजर नहीं आता था और फिर उलझ के रह जाते थे। किसी ने कह दिया, मान लो कत्ल राष्ट्रपति ने कर दिया, अब क्या होगा, अब बैठे मुंह बाए, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, ठीक है। महाभियोग लिखा कहां है, उसकी रीति क्या है, समझे, याद ही नहीं है। और अगर एक बार ठीक से समझ लिया जाए बात कि अभियोग नहीं महाभियोग, महाशब्द पहले लगा है, और महाभियोग क्या है बता दिया, संविधान का अतिक्रमण, और संविधान का अतिक्रमण विधान का अतिक्रमण नहीं हो सकता। और जब तक वो अपने पद पर हैं कोई नहीं हटा सकता उन्हें सिवाय महाभियोग के। और महाभियोग क्या है वो पता है, संविधान का अतिक्रमण, इसका मतलब मर्डर पर वो नहीं हटेंगे, ठीक है, इसका मतलब मर्डर पर नहीं हटेंगे। हां, मर्डर कराने के लिए वो प्रेरित कर रहे हो, अब बात बन सकती है। हम फिर कह रहे हैं संविधान का अतिक्रमण क्या माना जाएगा, मेरे बस की बात नहीं बताना, क्योंकि आज तक डिफाइन ही नहीं हुआ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर मर्डर करने के लिए उत्प्रेरित करें तो यह माना जा सकता है कि संविधान का अतिक्रमण वो कर रहे हैं, माना जा सकता है। हम गारंटेड कुछ नहीं कह रहे क्योंकि हमारे अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि संविधान जीवन का अधिकार प्रदत्त करता है। आप मार डालने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, अब हो सकता है कि, लेकिन वो खुद मार डाले, ये गलती भी हो सकती है, ठीक है। ये स्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें हत्या को सदोष मानववध मान लेते हैं, वो भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसे महाभियोग लायक संविधान का अतिक्रमण मानेंगे, इसमें हमें बहुत संदेह है। और राष्ट्रपति सिर्फ महाभियोग पर हटेंगे, शेष नहीं, ठीक है ना। तो 56 तक रखेंगे, शेष बात कल करेंगे, देखेंगे।